हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है अमीर गरीब सहेलियों की शादी की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है। अंजलि और मीनाक्षी दोनों एक ही क्लास में पढ़ती थीं और दोनों बहुत ही अच्छी दोस्त थीं। अंजलि एक अमीर परिवार से थी। उसके पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। वहीं दूसरी तरफ मीनाक्षी एक गरीब परिवार से थी। उसके पिता फल बेचने का काम किया करते थे। एक दिन मीनाक्षी अंजलि से कहती है, हेलो अंजलि, कैसी हो तुम? ओह हेलो मीनाक्षी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसी हो? अच्छा ये बताओ, पिकनिक में कौन सी ड्रेस पहनने वाली हो? अगर मुझे तुम्हारा पता चल जाएगा तो मैं भी सेम कलर का ड्रेस ही खरीद लूंगी। बहुत मजा आएगा, सब लोग हमें ही देखेंगे। वो शायद मैं पिकनिक पर ना जा पाऊँ क्योंकि पिकनिक की फीस बहुत ज्यादा है और पापा के पास इतने सारे पैसे नहीं हैं, इसीलिए मैं नहीं जा पाऊंगी। पर तुम खूब एंजॉय करना, ठीक है? ओहो कम ऑन यार, तुम टेंशन फ्री रहो, मैं हूँ ना। मैं अपने डैडी से बोलकर तुम्हारी भी फीस भरवा दूंगी। सो जस्ट चिल यार। नहीं अंजलि, ये ठीक नहीं होगा। मैं अपने घर पर क्या बोलूँगी? अरे बोल देना कि प्रिंसिपल मैम ने तुम्हारी फीस माफ कर दी है। तुमने क्लास में टॉप किया था ना, इसलिए। अगर तुम नहीं गई फिर मैं भी नहीं जाऊंगी। मीनाक्षी अंजलि को मना नहीं कर पाती है। अंजलि इसी तरह कई मौके पर मीनाक्षी की मदद किया करती थी। मीनाक्षी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, इसीलिए वो अंजलि को पढ़ाई में मदद करती थी। लेकिन उन दोनों की दोस्ती अंजलि की माँ अवंतिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। एक दिन अंजलि की माँ कहती है, अंजलि, तुमने जो नए जूते लिए थे वो कहाँ पर हैं? मम्मी, वो जूते तो मैंने तुम्हारी जुबान क्यों लड़खड़ा रही है? इससे मैं सब कुछ समझ रही हूँ कि तुमने वो जूते मीनाक्षी को दे दिए हैं। तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया है कि उस लड़की ने अपना मतलब निकालने के लिए ही तुमसे दोस्ती की है, क्योंकि तुम अमीर हो और वो गरीब है। उसके पास अच्छी चीजें नहीं है, इसीलिए वो तुम्हारे आगे पीछे घूमती है। उसके साथ रहोगी तो इससे तुम्हारा स्टेटस डाउन होगा बेटा। अंजलि अपनी माँ को कुछ भी नहीं कहती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही बहुत समय बीत गए और अब दोनों सहेलियाँ कॉलेज में भी एक साथ पढ़ने लगी। लेकिन समय के साथ साथ दोनों के बीच बहुत कुछ बदल गया था। अंजलि की सोच अब अपनी माँ की तरह ही हो गई थी। अंजलि अभी भी मीनाक्षी को अपनी दोस्त मानती थी, लेकिन जाने अनजाने में अंजलि उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया करती थी। एक दिन मीनाक्षी अंजलि से कहती है, अरे वाह अंजलि, तुम्हारा बैग तो बहुत सुंदर लग रहा है। सुंदर तो होगा ही ना, इतना हाई प्राइस का जो है, सबसे बेस्ट ब्रांड का है ये। ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम्हें तो ब्रांड वगैरह के बारे में कहाँ से पता होगा। इतना कहकर अंजलि वहाँ से चली जाती है। मीनाक्षी को अंजलि का ऐसा व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। उधर दूसरी तरफ मीनाक्षी के मम्मी पापा को उसकी शादी की चिंता सताने लगती है। उन्होंने बहुत सोच समझकर मीनाक्षी की शादी अंगद के साथ तय कर दी। अंगद एक अच्छा लड़का था, लेकिन आर्थिक हालत उसकी भी कुछ अच्छी नहीं थी। जब ये बात अंजलि को पता चली तो वो मीनाक्षी के पास आई और बोली, अरे मीनाक्षी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी शादी होने वाली है? मैं तो शादी करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन मम्मी पापा मान ही नहीं रहे हैं। हाँ, कर लो शादी। वैसे भी तुम्हारे मम्मी पापा बहुत ही पुरानी सोच के हैं, जो अभी से तुम्हारी शादी के बारे में सोच रहे हैं। मीनाक्षी को अंजलि की ये बात बहुत बुरी लगती है। मीनाक्षी सोच लेती है
कि अब वो अंजलि से कभी दोबारा बात नहीं करेगी। कुछ दिनों बाद मीनाक्षी की शादी अंगद से हो जाती है। अंगद बेशक ज्यादा नहीं कमाता था, लेकिन वो मीनाक्षी की सारी जरूरतों का ख्याल रखता था। ऐसे ही 4 साल बीत गए। एक दिन अचानक मीनाक्षी के पास अंजलि का फोन आया। हेलो मीनाक्षी, कैसी हो तुम? अरे अंजलि, आखिर इतने सालों बाद तुम्हें मेरी याद आ ही गई ना। मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है क्योंकि 2 दिन के बाद मेरी मैरिज एनिवर्सरी है। शादी में तो मैं तुम्हें बुला नहीं पाई, तो सोचा एनिवर्सरी में ही बुला लेती हूँ। मैं तुम्हें लेने के लिए अपनी गाड़ी भेज दूंगी। नहीं, हम लोग आ जाएंगे, और वैसे भी तुमसे मिलने का बहुत मन है मेरा। फिर मीनाक्षी और अंगद अंजलि की एनिवर्सरी की पार्टी में चले जाती हैं। अंजलि एक बहुत ही बड़े बंगले में रहती थी। ये सब देखकर मीनाक्षी बहुत खुश हो जाती है। अंजलि के घर पर पहले से ही उसके बहुत सारे दोस्त मौजूद थे। मीनाक्षी ने अंजलि को जैसे ही देखा तो तुरंत ही उसको गले से लगा लिया, लेकिन अंजलि ने उसे खुद से दूर कर दिया और गुस्से से बोली, क्या कर रही हो मीनाक्षी? मेरी इतनी महंगी ड्रेस खराब हो जाएगी, और जब तुम आ ही गई थी तो मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैंने सोचा कि तुम्हें सरप्राइज दे दूं। सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा तो। हाँ, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। ये सब एजुकेटेड हाई क्लास की होती है। भला इस बारे में तुम क्या जानो? थोड़ी ही देर बाद अंगद भी वहाँ पर आता है। अंजलि अंगद को देखती है और बिना कुछ बोले अपने दोस्तों के साथ बात करने चली जाती है। मीनाक्षी अपने मन में ही कहती है, अगर अंजलि को यही सब करना था तो मुझे पार्टी में बुलाया ही क्यों है? थोड़ी देर बाद अंजलि मीनाक्षी को एक कोने में बुलाती है और उससे कहती है, एक प्रॉब्लम हो गई है मीनाक्षी। मेरी मैट की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, इसीलिए उसे जाना पड़ा। अब सारे मेहमान आ गए हैं, खाना पीना सब देखना है। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? हाँ, क्यों नहीं, बताओ क्या करना है? अंजलि मीनाक्षी को किचन में लेकर जाती है और धीरे धीरे सारा काम उसी पर डाल देती है। अंगद को ये सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। अंजलि ने अपने पति से मीनाक्षी को मिलवाया तक नहीं, और यहाँ तक कि उसने मीनाक्षी और अंगद से खाना खाने तक के लिए भी नहीं पूछा। ये सब देखकर आखिर में मीनाक्षी अंजलि से पूछ ही लेती है, अंजलि सच सच बताओ, तुमने इस पार्टी में मुझे किस हैसियत से बुलाया है? क्या मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ? दोस्त? ओह गॉड, इस दुनिया में जी रही हो मीनाक्षी? तुमसे दोस्ती करना बचपन की बात थी। वैसे बराबरी की तो तुम मेरी तब भी नहीं थी, लेकिन अब तो तुम मेरे बगल में भी खड़ी रहने के लायक नहीं हो। जरा अपने कपड़े और स्टेटस को देखो। मैंने तो तुम्हें इसलिए बुलाया था क्योंकि मुझे काम संभालने के लिए किसी की जरूरत थी। सोचा इस बहाने तुम भी मुंबई का हाई क्लास स्टेटस देख लोगी, और तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लो। मैं तुम्हें तुम्हारे काम का अच्छा खासा पेमेंट कर दूंगी। अंजलि की ये बात सुनकर मीनाक्षी को बहुत गुस्सा आता है और वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। अंगद मीनाक्षी की आंखों में आंसू देखकर उसे संभालता है। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। अंगद ने बहुत मेहनत की और उसका प्रमोशन हो गया। उसकी कमाई अब पहले से 3 गुना हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अंजलि के पति पर उसके ही कंपनी का एक एम्प्लॉई धोखाधड़ी और धांधली का आरोप लगा देता है। अंजलि और उसके पति की मुसीबतें बढ़ने लगती हैं। कर्जा चुकाने के लिए उन्हें अपना बंगला बेचना पड़ता है। अंजलि को जिन पैसों पर इतना घमंड था, वही अब उसके पास नहीं थे। मीनाक्षी को अपनी एक पुरानी दोस्त से अंजलि के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। अंजलि की इस हालत के बारे में जानकर मीनाक्षी अपने पति से बात करती है। अंगद, मैं जानती हूँ
कि अंजलि ने हमारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है, लेकिन वो फिर भी मेरी दोस्त है। अगर आप ठीक समझे तो मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ। अंगद अंजलि और उसके पति के बारे में पता लगाता है और अपने एक दोस्त की मदद से उसकी हेल्प करता है। अंगद का दोस्त अंजलि और उसके पति को रहने के लिए घर देता है और उसके पति को एक नौकरी भी दे देता है। कुछ दिनों बाद अंजलि को जब सच्चाई का पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा होती है। अंजलि तुरंत ही मीनाक्षी से मिलने के लिए उसके घर पर आ जाती है और रोते हुए कहती है, मीनाक्षी, पैसों के नशे में चूर होकर मैंने तुम्हें ना जाने कितना कुछ कहा है। तूने प्रूफ कर दिया कि तुम हमेशा से सही थी और मैं गलत। मुझे माफ कर दो मीनाक्षी, मुझे माफ कर दो। अरे कोई बात नहीं अंजलि, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, बस इतना ही बहुत है। तुम बचपन में भी बहुत अच्छी थी, बस बीच में ही थोड़े टाइम के लिए भटक गई। लेकिन कोई बात नहीं, अब तो सब कुछ ठीक हो गया है ना। इतना कहकर मीनाक्षी अंजलि को गले से लगा लेती है। उसके बाद दोनों फिर से बचपन की तरह बेस्ट फ्रेंड्स बन जाती हैं और खुशी से रहने लगती हैं। बहुत समय पहले की बात है, बिलासपुर नाम के गांव में किरण और जिया अपने माता पिता के साथ रहती थी। उन दोनों के पिता उनसे बहुत प्यार करते थे। जिया बहुत सुंदर होती है और खूबसूरत होने के साथ साथ जिया बहुत घमंडी भी थी। और वहीं दूसरी तरफ किरण का रंग थोड़ा सांवला था और वो कभी भी घमंड नहीं करती थी और वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। उसका रंग काला होने के कारण उसकी बहन जिया और उसकी माँ कुंती उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। जिया अपनी माँ से जब भी कोई नए कपड़े मांगती तो उसकी माँ उसको तुरंत ही लाकर नए कपड़े दे दिया करती थी। लेकिन जब किरण अपनी माँ से नए कपड़े मांगती तो कुंती उसको मना कर देती थी। अरे तुम कपड़े लेकर क्या करोगी? वैसे भी तुम्हारा रंग तो बिल्कुल काला ही है और नए कपड़े तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। पर हाँ, जिया के कुछ पुराने कपड़े पड़े हैं, उन्हीं को पहन लेना तुम। लेकिन माँ, आपने जिया को भी तो नए कपड़े दिलाए हैं ना। उसका रंग देखा है तूने? कितनी गोरी और खूबसूरत है वो। आप और जिया मेरे रंग को लेकर हमेशा मुझे नीचा दिखाते रहते हो। और वैसे भी इंसान का दिल साफ होना चाहिए, ना कि उसका रंग। अच्छा, अब तू सिखाएगी मुझे कि क्या सही है और क्या गलत। मैंने बोल दिया ना, नए कपड़े नहीं दिलवाऊंगी तो मतलब नहीं दिलाऊंगी, और इस बात के लिए मुझसे दोबारा मत बोलना। ठीक है माँ, फिर आप मुझे जिया के पुराने कपड़े ही दे दो। उसके बाद कुंती किरण को जिया के कुछ पुराने कपड़े लाकर उसे दे देती है और किरण को कपड़े देकर वहाँ से चली जाती है। तभी वो कपड़े देखकर किरण कहती है, अरे ये कपड़े तो बहुत पुरानी हैं और कई जगह से फटे भी हैं। इन कपड़ों को मैं कैसे पहनूंगी? कपड़े फटे होने के कारण किरण उसको नहीं पहन सकती थी। जब भी किरण और जिया एक साथ स्कूल जाती तो जिया की स्कूल की कुछ सहेलियाँ उनसे कहती हैं, अरे यार जिया, ये तेरी बहन ही है ना? देखने से तो बिल्कुल नहीं लगता। कहाँ तू इतनी गोरी और कहाँ ये इतनी काली, बिल्कुल बैगन की जैसी। पता नहीं यार, लेकिन मुझे इस मनहूस के साथ ही स्कूल आना पड़ता है। ये सारी बातें सुनकर किरण बहुत निराश हो जाती है, लेकिन वो उन लोगों को कुछ नहीं कहती क्योंकि उसको पता था कि वो कुछ भी बोलेगी तो सब उसका मजाक बनाएंगे। और यही सोच करके किरण उनसे कुछ भी नहीं बोलती है। जिया बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि किरण उसके साथ स्कूल जाए। जिया किरण को परेशान करती थी, कभी दरवाजे पर कुंडी लगा दिया करती तो कभी उसका बैग छुपा दिया करती ताकि वो स्कूल ना जा पाए।
ऐसे ही जिया किरण को बहुत परेशान करती थी। इतना सब होने के बावजूद भी किरण किसी को कुछ भी नहीं कहती थी। ऐसे ही एक दिन स्कूल में फेयरवेल का दिन था और जिस क्लास में जिया और किरण पढ़ती थी, उसी क्लास की टीचर कहती हैं, बच्चों, हमारे स्कूल में एक ड्रेस कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया है और जिन जिन बच्चों को इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है वो मुझे इन्फॉर्म कर दें। ये बात सुनकर सभी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। जिया और किरण भी बहुत ज्यादा खुश होती हैं। घर आकर जिया अपनी माँ कुंती से कहती है, मम्मी, आपको पता है हमारे स्कूल में ड्रेस कंपटीशन है। जो भी बच्चा अच्छी और सुंदर ड्रेस पहनकर आएगा और जीतेगा, उसको प्राइज मिलेगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा। मम्मी, तो मैं इसमें पार्टिसिपेट कर लूँ ना? ठीक है बेटी, तुम पार्टिसिपेट कर लो, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी बेटी ही जीतेगी। हुर्रे! ठीक है, आप मुझे एक सुंदर सी ड्रेस दिलवा दो, जिसको मैं ड्रेस कंपटीशन के दिन पहनूंगी। ठीक है मम्मी। जिया इतना बोलकर अपने कमरे में चली जाती है और थोड़ी ही देर बाद किरण भी घर आ जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, हमारे स्कूल में ड्रेस कंपटीशन है। जो भी बच्चा अच्छी और सुंदर ड्रेस पहनकर आएगा और जीतेगा, उसको प्राइज मिलेगा। हाँ तो क्या करूँ मैं, नाचूं क्या? लेकिन माँ, हमारी क्लास में सभी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। करेंगे ही ना, सब तेरी तरह बदसूरत थोड़ी ना है। और वैसे भी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुझे मैं ड्रेस दिलवा सकूं, समझी? ये बात सुनकर किरण बहुत उदास हो जाती है और घर के पास वाले गार्डन में जाकर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर एक परी प्रकट हो जाती है। परी को देखकर किरण बहुत हैरान हो जाती है और उनसे कहती है, आप तो परी हो ना? आप यहाँ पर कैसे? मैं तुम्हें ऊपर आसमान से देख रही थी कि तुम बहुत दुखी हो और मैं किसी को भी दुखी नहीं देख सकती। मैं सभी लोगों की मदद करती हूँ और मैं तुम्हारी भी मदद करूँगी। पर आप मेरी मदद कैसे करेंगी? तुम इतनी उदास क्यों हो? मेरे काले रंग की वजह से मुझसे मेरी बहन और माँ बहुत नफरत करती हैं। मेरी माँ हमेशा मेरी बहन से प्यार करती है क्योंकि वो बहुत गोरी और सुंदर भी है। और हमारे स्कूल में ड्रेस कंपटीशन भी है। जो सबसे सुंदर ड्रेस पहनकर आएगा वही जीतेगा। और इस कंपटीशन के लिए मेरे पास कोई अच्छी सी ड्रेस भी नहीं है। अच्छा, तो ये बात है। मैं तुम्हें एक गोटेदार लहंगा दूंगी और वो भी जादुई गोटेदार लहंगा। इतना कहते ही परी किरण को एक जादुई गोटेदार लहंगा दे देती है। इस गोटेदार लहंगे को पहनने के बाद तुम गोरी हो जाओगी और बहुत सुंदर लगने लगोगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी। इसके बाद किरण उस गोटेदार लहंगे को पहनकर देखती है तो वो अपने आप को देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि अब वो गोरी हो चुकी थी। फिर किरण उस कंपटीशन में जाती है और वो वहाँ पर सबसे ज्यादा सुंदर लगती है और वो उस कंपटीशन को जीत जाती है। ये बात जब जिया और कुंती को पता चलती है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। माँ, इसका गोटेदार लहंगा देखो कितना ज्यादा सुंदर है और ये कंपटीशन भी जीत गई है, लेकिन ये इतनी खूबसूरत कैसे लग रही है? और इसके पास ये लहंगा कहाँ से आया? तुमने तो इसे ड्रेस दिलवाने से मना कर दिया था ना माँ? मैंने तो इसे ये लहंगा नहीं दिलवाया। चल बता, ये गोटेदार लहंगा कहाँ से लेकर आई है तू? माँ, मैं गार्डन में थी और ये गोटेदार लहंगा मुझे वहीं पड़ा हुआ मिला और मैंने इसको घर लाकर पहन लिया।
चल ठीक है, अब ये लहंगा मुझे दे दे। नहीं माँ, ये गोटेदार लहंगा मैं किसी को नहीं दे सकती। आप जिया को कोई नया लहंगा दिलवा दो। ऐसे कैसे नहीं देगी, तुझे ये गोटेदार लहंगा देना ही पड़ेगा। इसके बाद कुंती किरण से वो गोटेदार लहंगा ले लेती है और लहंगा लेकर जिया को दे देती है। जैसे ही जिया उस गोटेदार लहंगे को पहनती है तो वो बहुत ही बदसूरत हो जाती है। तभी कुंती उससे कहती है, अरे जिया, ये तो इतनी बदसूरत कैसे हो गई? तभी किरण उनको सारी बात बता देती है। तभी किरण उस परी को याद करती है और परी वहाँ पर प्रकट हो जाती है और किरण से कहती है, क्या हुआ किरण, कैसे याद किया मुझे? आपने मुझे जो जादुई गोटेदार लहंगा दिया था, वो लहंगा इन लोगों ने मुझसे छीन कर ले लिया और उसे पहन लिया और उसको पहनकर ये बहुत बदसूरत हो गई। आप इसे पहले जैसा कर दो ना परी जी। पर क्यों? ये तो तुमसे बहुत नफरत करती है ना। कोई बात नहीं परी जी, आखिर ये तो है मेरे अपने ही ना। आप इसे पहले जैसा बना दो। इसके बाद परी जिया को पहले जैसा बना देती है और फिर परी वहाँ से चली जाती है। हमें माफ कर दो बेटी, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। कोई बात नहीं माँ। उस दिन के बाद से कुंती ने कभी भी अपनी दोनों बेटियों में भेदभाव नहीं किया। उस दिन से किरण अपनी माँ और बहन के साथ बहुत ही हंसी खुशी से रहने लगी।